तो जैसे आता है विदाई संभाषण, तो विदाई संभाषण कहते हैं माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया, आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। जब अब आप इस देश से अलग होते हैं, इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपको एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था, ना इस देश के निवासियों का, ना इस देश के निवासियों का था। तो इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, इस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। बिछड़ने का समय कहते हैं, बिछड़ने का समय जो होता है बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको भी छूटते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न ना थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आए, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित भी हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे। पर रहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छूट करके शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। कहते हैं बिछड़ने का समय जो होता है बड़ा ही करुणोत्पादक होता है ना। बिछड़ने का समय बड़ा ही करुणा से भरा हुआ होता है। तो कहते हैं आपको बिछड़ते हुए देख करके आज हृदय में बहुत ही दुख हो रहा है माय लॉर्ड। कहते हैं कि इंसान सोचता तो बहुत रहता है कि जाए जल्दी से श्रीमान यहाँ से पधार जाएं, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति जो होता है बिछड़ता है, जब यहाँ से जाता है तो क्या होता है, उसको उस समय उससे मिलना जो होता है, बिछड़ना जो होता है बड़ा ही दुखदायी होता है। तो बड़ा ही दुख होता है और उसके जाने पर उसको बहुत दुख भी होता है। इस तरह से जो बिछड़ना होता है, किसी व्यक्ति का बिछड़ना करुणा से भरा हुआ होता है, दया से भरा हुआ होता है। और वो बिछड़ना जो कैसा होता है, बड़ा ही पवित्र होता है, बड़ा निर्मल होता है और बड़ा ही कोमल भी होता है। और बैर भाव जो उस समय क्या होता है, इंसान के अंदर जितने भी जो बैर भाव होते हैं भरे हुए, दूसरे के प्रति जो दुश्मनी का भाव होता है, शत्रुता का भाव होता है, वो समाप्त हो जाता है। और जो मन जो होता है उसका कैसा हो जाता है, बड़ा शांत हो जाता है, बहुत ही निर्मल और पवित्र हो जाता है। तो माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। माय लॉर्ड का देश देखने का मतलब अंग्रेज जो थे, इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास होते हुए देखा गया है। भारत में एक बार कहते हैं कि माय लॉर्ड का देश देखने का लेखक कहता है कि माय लॉर्ड मतलब अंग्रेजों का देश देखने का मुझे तो कभी कोई सौभाग्य ऐसा प्राप्त हुआ नहीं, लेकिन हम नहीं जानते कि उन लोगों के अंदर बिछड़ने से क्या भाव उत्पन्न होता है। लेकिन हमारे भारत देश में जब कोई पशु पक्षी भी एक दूसरे से बिछड़ता है तो उनको भी उदास होते हुए देखा जा सकता है। एक बार शिव शंभू के 2 गाय थी। शिव शंभू जो थे उनके 2 गाय थी, उनमें से एक अधिक बलशाली थी, मतलब बलवान थी, और कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा भी दिया करती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। एक दिन वो जो टक्कर मारने वाली जो गाय थी पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। दुर्बल जो गाय थी उसके जाने से दुर्बल गाय एक दिन उसकी टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वर उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा भी नहीं छुआ। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं को बिछड़ते समय की ये दशा होती है तो वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही कठिन है। कहते हैं कि एक गाय
मतलब एक दुर्बल गाय थी और एक बलशाली गाय थी। वो सींगों के द्वारा जो थी दुर्बल गाय को बहुत मारा पीटा करती थी। एक बार क्या हुआ कि वो टक्कर मारने वाली जो गाय जो थी पुरोहित को उन्होंने दान में दे दी, पुरोहित को दे दी। लेकिन जब वो गाय गई तो जो दुर्बल वाली जो गाय थी उसको देख कर मैं उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। वो क्या हो गया, वो बहुत परेशान हो गई, वो बहुत परेशान हुई और बोली और कहें और मतलब और उसने सारा दिन वहाँ पर सारा दिन मतलब खाना भी नहीं खाया और उसने मतलब चारा भी कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाया क्या उसने छुआ तक नहीं। तो ये कहते हैं जिस देश के पशुओं की ये दशा हो जाती है बिछड़ते हुए, तो वहाँ पर बताइए मनुष्यों की क्या दशा होती होगी, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही कठिन है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए अंत में उनको जाना ही पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। आपके शासनकाल का तो नाटक है घोर दुखदायित्व देने वाला है, दुख करता है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, दर्शक देखने वाले भी तो क्या, सूत्रधार जो है वो भी नहीं जानता, सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझ करके खेलना आरंभ किया वह दुखांत हो जाएगा, वो दुख का अंत होगा उसमें। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था और अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता है, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे कोई भी खबर नहीं। तो कहते हैं कि आज इस देश में अनेकों शासक आए और अनेक शासक यहाँ से चले गए। इससे मतलब आपका जाना, आपका यहाँ इस देश से जाना भी कोई परंपरा के मतलब परंपरा से अलग नहीं है। आपके शासनकाल का नाटक जो है कैसा है, घोर दुखांत नाटक है। और इससे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, सूत्रधार भी ये नहीं जानता था कि ये जो खेल समझ करके खेला जा रहा है इसका जो अंत होगा वो इतना दुखित भी हो सकता है। तो कहते हैं घमंडी जो खिलाड़ी होता है, जो घमंड करता है कि खिलाड़ी, वो घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को मैं अपनी लीला दिखा रहा हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे एक और ही लीला नची जा रही है। इसका उसे कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है, उसे कोई भी इस बात की खबर नहीं होती है। तो कहते हैं एक बार बम्बई में उतरकर माई लॉर्ड अपने जो इस बार बम्बई में उतर करके माई लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे, आपने जो इरादे बताए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन से पूरे हो गए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को मैं ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा, बड़े बड़े राजाओं को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात क्या हो गई, किंतु बात तो हो गई उल्टी, फैला चले हैं। कहते हैं किंतु बात तो हो गई उल्टी, आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उनको मिटाने में आपके पद पर आने वालों को ना जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा, उनको भूख को भी हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है कि आप ना तो स्वयं सुखी रहे और ना आपने दूसरों को रहने दिया। लेकिन आप कहते क्या थे, लेकिन आप कह रहे थे कि हम बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन करके कुछ भी नहीं गए, है ना। तो विचारिए, तो कहते हैं विचार करके तो देखिए क्या शान आपकी इस देश में थी और अब आपकी क्या शान हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए। आलिफ लैला के अल्लाहदीन ने चिराग रगड़कर और अबुलहन ने बगदाद के खलीफा को गद्दी पर आँख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी थी। आपको और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की
चांदी की कुर्सी थी। आप दाहिने थे और वो बाईं, आप प्रथम थे और वो दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम किया। आज देश के जितने रईस थे, जितने धनीवान व्यक्ति थे, अमीर व्यक्ति थे, सब ने क्या किया? सब ने आपको सलाम किया। सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे किया। जलूस में आपका हाथी सबसे आगे रहता था, सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। चैत्र, चमर, छत्र आदि सब बढ़ चढ़ के थे। सारांश ये था कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई। सिर के बाल नीचे आ रहे, आपके स्वदेश में सही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचे देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो सके, कि मतलब पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो सके। आपको ये कह दिया गया कि आप अपने पद से त्यागपत्र दे दीजिएगा, आप अपने पद से त्यागपत्र दे दीजिएगा। आप बहुत और गंभीर प्रसिद्ध थे। आप कैसे? बहुत धीरवीर थे और गंभीर थे। उस सारी धीरता और गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। आपने दिवाला ही निकाल दिया। देखिए, आपने दिवाला ही निकाल दिया। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि यहाँ इस देश की जड़ें हिल गई हैं। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता और गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। मतलब धीरता और दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ में और संकल्प के साथ में आपको क्या करना पड़ा? आपको तिलांजलि देनी पड़ी। मतलब आपको वो पद छोड़ना पड़ा। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे, जैसा आप कहते थे वैसा ही करते थे। मतलब ताल पर नचाना, आप जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। पूरे आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर हो जाया करते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी और कितने ही राज्यों को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। इस प्रकार से बच्चा जो होता है मिट्टी के खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, उसी प्रकार से आपने कितने राजाओं को मिट्टी के खिलौने की भांति तोड़ मरोड़ डाला। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी। और कई लोग ऐसे थे कि जो उन्होंने उनको छोड़ दिया। कई लोगों ने उनको छोड़ भी दिया, है ना। कई लोगों ने उनको छोड़ दिया। तो कितने ही काठ मिट्टी के खिलौने आपकी कृपा की जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके एक इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। इतने बड़े माई लाड का ये दर्जा हो गया कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका। उनको इसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। यह भी मंजूर हो गया कि उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म दे दिया गया। कहते थे आप बहुत गंभीर प्रसिद्ध थे। धीरता और गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी पास कर दिया और देते समय आपका दिवाला भी निकल गया। यह दिवाला तो उस समय हुआ, कहते हैं कि जब विलायत में आपको बार बार इस्तीफा देने की धमकी दी गई और इससे पता चलता है कि आपकी जड़ें हिल गई। कहते हैं आपने कई लोगों को तो कैसे कर दिया? आपने कई लोगों को तो उठा करके मिट्टी के खिलौनों की भांति तोड़ मरोड़ डाला और कई मिट्टी के खिलौनों की भांतियों को आपने उठा करके उनको ऊँचे पदों पर दे दिया। कई लोगों का आपने इस्तीफा मंजूर करा दिया, इस्तीफा हो गया। और क्या हो गया? आपके एक इशारे से इस देश की शिक्षा जो थी पलायमान हो गई, स्वाधीनता उनकी उड़ गई और इतने बड़े माई लाड का ये दर्जा हो गया कि फौजी अफसर भी था उनके जो इच्छित पद पर ना जा सके।
और उसी गुस्से के मारे उन्हें इस्तीफा दाखिल, उनको इतने गुस्सा आया, मतलब इस गुस्से के मारे उनको अपना इस्तीफा जो था दाखिल करना पड़ा मतलब उनको इस्तीफा जो था देना पड़ा, और वह भी मंजूर हो गया। और उनका रखा रखाया जो एक नौकर था उल्टा उन्हीं को ही निकल जाने का उन्होंने हुक्म दे दिया। ठीक है, उन्होंने वहाँ उसको निकल जाने का वहाँ से हुक्म दे दिया। इस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना, इस प्रकार से आपका बहुत ऊंचे उड़ करके गिरना जो होता है, ऊंचे चढ़ करके गिरना वहाँ के निवासियों को दुखित कर देता है। गिर कर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित होता है। इतना ऊंचा चढ़ा हुआ व्यक्ति जो होता है गिर जाता है तो इंसान दुखी होता है। और यदि वो वहीं पर यदि पड़ा रह जाए तो और भी दुखित हो जाता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। आपका पद जरूर छूट गया लेकिन आपका पीछा छूटा नहीं है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी कृपा घृणा से काटता है। मतलब वो सोचता है कि एक महीने तक हमको यहाँ तक रहना है, 1 महीने के बाद में उसको अपना पद जो है छोड़ना ही पड़ेगा, उसको अपना पद जो होता है छोड़ना पड़ता है। और जो वो 1 महीना होता है वह उसको बड़ी ही घृणा से काटता है, बड़े ही दुखित भाव से उसको काट देता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, ये आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा जब उनकी विदाई हुई। कहते हैं कि जब किसी को ये नोटिस मिल जाता है कि आपको एक महीने के बाद में आपको ये पद छोड़ना पड़ेगा, तो वो जो उसका 1 महीना जो होता है ना, जो उसका 1 महीना होता है ना, वो उसको बहुत भारी हो जाता है, भारीपन उसको दिखाई समझ जाता है। सोचता है कि ये जो था मतलब ये 1 महीना जो है हमारे लिए बहुत संकट का समय है, उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस पद से उसे घृणा हो जाती है ना। तो कहते हैं घृणा हो जाती है। इस बात के जान लेने का इस देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर इस पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को भी नहीं देखा। माय लॉर्ड एक बार अपने कामों की ओर ध्यान तो दीजिए। माय लॉर्ड एक बार अपने कामों की तरफ ध्यान तो दीजिए, जो आपने कार्य किए हैं उसका आप ध्यान तो दीजिएगा। तो आप किस काम को आए थे और क्या करके चले गए? आप तो काम करके आए थे कि हम बहुत कुछ करके जाएंगे और उसके बाद भी क्या करेंगे, आने वाले कई पीढ़ियों तक किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शासक शासक का जो होता है प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, ये बात आप निश्चित मान रहे होंगे। सो कृपा करके हमें ये बताइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन करके चले? क्या जो आपके कर्तव्य थे इस प्रजा के साथ आपने वो कर्तव्यों का पालन किया? क्या आँख बंद करके मनमाने हुक्म को चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का काम ही अनुशासन कहलाता है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान ना देना, उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए जाना ही शासन कहलाता है? कहते हैं कि आप क्या करने आए थे? आप तो ये करने आए थे कि मतलब हज़ारों वर्षों तक किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने क्या किया? आपने प्रजा की बातें तो सुनी ही नहीं। आपने जो कुछ करवाया अपने मन से करवा दिया और अपने मनमाने आपने हुक्म जताई और प्रजा की बातें आपने सुनी नहीं, ज़बरदस्ती काम करवाया। तो कहते हैं कि किसी कुछ ना सुनने का, क्या ये बताइए कि अपने मन की मर्जी चलाना, अपने मन का हुक्म चलाना, क्या और प्रजा की बातों को ध्यान से ना सुनना, उस पर कान ना देना मतलब उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनना, क्या यही राजा का प्रजा के प्रति शासन होता है? क्या यही राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य होते हैं, है ना? क्या बताइए, क्या शासन कहलाता है? अपनी मर्जी के विरुद्ध सब काम किए जाना शासन कहलाता है? क्वेश्चन पूछा उसने। एक काम तो ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान भी दिया हो। आपने आज दिन तक एक भी बात ऐसी नहीं की जो आपने प्रजा की बात सुनी हो और मतलब प्रजा की बात सुनी हो और अपनी जिद ना मनवाई। और तो कहते हैं ध्यान दिया हो कैंसर और जाट। कैंसर क्या होता है? कहते हैं रोमन तानाशाह
पुलिस सीजर के नाम से बना ये शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग किया जाता था। कैंसर और जार क्या होता है? यह भी जूलियस सीजर से बना हुआ शब्द है जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयुक्त होता था। जार किसके? तो रूस के तानाशाह शासकों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। रूस के तानाशाह शासकों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसके? जार शब्द का प्रयोग किया जाता था। और जो कैंसर होता है, कैंसर किसके लिए? कहते हैं रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना हुआ ये शब्द तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयुक्त होता था। मतलब कैंसर और जार प्रयुक्त होता था। और प्रजा की बात कैंसर और जार भी घेरने और घोटाने से प्रजा की बात सुन लेते थे। पर आप एक मौका तो बताइए, इसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात आपने सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जहां ने तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया, नादिर शाह ने। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। आप विचारिए, आप एक आदमी को आपके कहने पर पद नहीं दिया गया। आपने कहा इस व्यक्ति को एक पद दे दो, तो वो पद माना नहीं गया, तो आपने नौकरी छोड़ दी। और जिन प्रजा के लिए आपने हर बार जिद की, हर बार अपनी बात मनाई, दूसरे की प्रजा का ध्यान ही नहीं दिया, तो बताइए उन्हें कितना दुख होता होगा। सोचिए तो, आप मतलब इतने जिद्दी हैं। नादिर शाह से भी आप ज़्यादा जिद्दी हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़कर चले नहीं जाते? ठीक है ना? तो बताइए, क्या वो इस देश को छोड़ करके चले नहीं जाते? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी इस जिद ने, उसने ये देख लिया कि उसने ये जिद ने इस देश की प्रजा को, उसने देख लिया कि आपकी इस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया है। आपको भी उसने कम पीड़ा नहीं दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हो गए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का ज़्यादा ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का एक दिन अंत हो जाता है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से मनुष्य जो होता है सब दुखों को झेलता हुआ पराधीन का समय भी एक दिन पराधीनता समझ करके वह जी लेती है। इस कृतज्ञता को, भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा ही हमें बहुत दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद में के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ के नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर एक ऊंचे पद तक उसे काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम। आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझसे काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़,
यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता ना की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से ना देखा हो, तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार ना करें। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार फिर मेरा प्रणाम लें और मुझे जाने की आप आज्ञा दें। तो आज्ञा दे माई लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, समझाया, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश में क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया? क्या तू इतनी बात कह पाएगा? हे अभागे भारत, मैंने तुझसे सभी प्रकार का लाभ उठाया, है ना, सभी प्रकार का लाभ उठाया, और तेरी बदौलत मैंने वह शान रखी जो इस जीवन में संभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में कभी नहीं आई, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी। अब क्या है? अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए मैं कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे आप कर सकते हैं, और यह देश आपको पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माई लॉर्ड, में कहाँ? अंग्रेजों में कहाँ कहते हैं, माई लॉर्ड में कहाँ कहते हैं? इसमें ये बताया गया कि सुल्तान नाम का एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। जब वो अपनी विपत में यहाँ पर उसने कई साल आकर के नरवड़ में गुजारे, तो वो कहता है वहाँ की चौकीदारी से लेकर के मुझे पद तक उसे काम करना पड़ा, चौकीदार से लेकर। जिस दिन वह घोड़े पर सवार होकर उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा था, हे नरवरगढ़, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कोई भी दिन ऐसा नहीं निकला जिस दिन मैंने प्रजा की बात ना सुनी हो। यदि मैंने प्रजा की बात ना सुनी हो, मैंने प्रजा की हितों का ध्यान ना रखा हो, तो क्या हो? आप मेरा प्रणाम स्वीकार ना करें, आप मेरा प्रणाम ना लें, नहीं तो प्रसन्न होकर के एक मेरा फिर प्रणाम लें और मुझे जाने की आज्ञा दे दे माई लॉर्ड। तो लेकिन क्या आपने ये सब कुछ किया? आपने सब कुछ किया ही नहीं। आपकी एक जिद ने, आप हर बार आपने अपनी जिद मनवाई। आपने जो व्यक्ति गरीब था, दुर्बल था, आपने अपनी जिद के अनुसार उससे काम करवाया। लेकिन जब आपकी एक बात नहीं मानी गई, जब एक बात नहीं मानी गई, तो क्या किया आपने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो कहते हैं कि मतलब वो ये भी कहता है कि हाथ में शक्ति थी तब तेरी भलाई की है, जब तेरे हाथ में शक्ति थी तब तेरे भलाई की इच्छा नहीं थी, और आज तेरे हाथ में शक्ति नहीं है तो तू इस देश की भलाई के बारे में सोचता है। तो कहता है मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे आप कर सकते हैं, और ये देश आपकी पिछली बातें क्या सब भूल जाएगा? पर इतनी उदारता माई लॉर्ड ने कहा, ठीक है ना, पर इतनी उदारता माई लॉर्ड ने कहा। अब देखिएगा, ये आता है विदाई संभाषण। जब अंग्रेज़ों को यहाँ से मतलब उनको यहाँ से जाना था, तो उसके लिए जो विदाई संभाषण हुआ उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब इसके अगले जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। ठीक बेटा।